नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि क्या जेएसएससी सीजीएल को लेकर के 26 तारीख को अंतिम निर्णय आ जाएगा। इस पर पूरा विश्लेषण होगा। पूर्णिमा दास साहू जमशेदपुर पूर्वी की विधायक ने यहाँ पर 86 बस्ती का कौन सा मुद्दा उठाया है जो इस समय चर्चा में है, और क्या है 86 बस्ती का मुद्दा, ये भी आपको समझाएंगे। इसके साथ साथ गजट में प्रकाशित हो गया है जो पुलिस बहाली है उसकी नई नियमावली। तो अब ये स्पष्ट और तय है कि पुलिस बहाली इस वर्ष हो जाएगी। एक्साइज वाला भी अब कंप्लीट हो जाएगा जो रुका हुआ था। तो 3 चीजों पर हमारा विश्लेषण होगा। शुरुआत करेंगे आज सबसे पहले कि पूर्णिमा दास साहू ने आखिर इस मुद्दे को क्यों उठाया। जो 86 बस्ती का मुद्दा है, ये मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है जमशेदपुर में चुनाव के समय का। कल्पना सोरेन मुर्मू जी जब जमशेदपुर में चुनावी सभा कर रही थी तो उन्होंने भी ये कहा था कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो 86 बस्ती को मालिकाना हक देंगे। टाटा स्टील 1907 ईस्वी से यहाँ काम कर रही है। 1911 से उसका प्रोडक्शन शुरू हुआ और उसके बाद टाटा स्टील को उस समय का बिहार सरकार ने, उसके बाद मतलब जब आजादी मिल गई और बिहार सरकार ने लीज में काम करने के लिए दे दिया जमीन। पहले तो ब्रिटिश काल था और जब बिहार सरकार में मिला लीज तो लीज का रिन्यूअल होने लगा। इसी समय टाटा स्टील और टाटा मोटर्स से जुड़े हुए, इसके अलावा टिन प्लेट कंपनी, केबल कंपनी, टिमकन, ढेर सारी कंपनी से जो रिटायर होने लगे, वो टाटा स्टील के जो जमीन थी, वो जमीन जिसको लीज में टाटा स्टील को मिला था, उसमें मकान बनाकर रहने लगे, जो आप तस्वीर में देख भी रहे हैं इस समय में। ये एशिया की एक बड़ी, सबसे बड़ी बस्ती के रूप में भी जाना जाता है। बिरसा नगर का क्षेत्र है, बारीडी बस्ती का क्षेत्र है जो तस्वीर में आप देख रहे हैं। इसी प्रकार से ऐसे 86 बस्ती का मामला है जो बढ़कर के इस समय में 107 बस्ती हो गया है। बस्ती सुनने से लोगों को लगता है कि बस्ती में छोटे मकान होंगे, झोपड़ी नुमा घर होगा, लेकिन आप यहाँ बस्ती को देख रहे होंगे, इसमें एक एक मकान करोड़ों रुपए का है। अब आपको ये बताते हैं कि गुप्त काल में जब बस्ती शब्द का जिक्र होता था तो इसका मतलब होता था एक सेटलमेंट, जहां पर लोग रहना शुरू करते थे तो वो सेटलमेंट होता था। और ऊंचा वाला जो इलाका था होता था उसको डी ही बोला जाता था। तो उसमें आपको नाम, जैसे आप कहीं कहीं पर जाएंगे जैसे बारी डी या करण डी, इस प्रकार का आपको नाम सुनने को मिलेगा। और पूर्व शब्द जो होता था गुप्त काल में वो शहर के लिए यूज होता था। तो पूर्व वर्ड जहां जहां पर लगा हुआ जमशेदपुर, तो वो नामांकन किया जाता था। अब आपको हम ये जानकारी दे दें कि जब अगर 86 बस्ती को मालिकाना हक मिल जाता है, बीजेपी समय में ऑपोजिशन में है और सत्ता पक्ष में जेएमएम कांग्रेस की सरकार है, तो ये मुद्दा चूंकि जमशेदपुर। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे द्वारा जो प्रश्न पूछा गया है उसे ही उत्तर के रूप में मुझे वापस दे दिया गया है महोदय। मैंने अपने प्रश्न में स्वयं ही बताया है कि 2018 में जब हमारी सरकार थी तब उन्होंने 86 बस्ती को जो है लीज के लिए मंजूरी प्रदान की थी। मेरा और मंजूरी प्रदान की थी, पर वहाँ के जो स्थानीय निवासीगण हैं उनका यह मांग था कि उन्हें मालिकाना हक मिले। तो मैंने सरकार से, मंत्री जी से यही प्रश्न पूछा है कि उनके मालिकाना लीज के स्थान पर मालिकाना हक देने के संबंध में मेरा प्रश्न था महोदय। तो मैं मंत्री महोदय से और इस सरकार सदन के माध्यम से सरकार को बताना चाहूंगी कि जो वहाँ निवासरत बस्ती वासी हैं, वहाँ ज्यादातर जो लोग हैं वो आदिवासी, दलित, पिछड़ा और गरीब तबके के लोग हैं महोदय। तो उन्हें मैं सरकार से मांग करती हूँ कि उन्हें मालिकाना हक देने का जो है वादा पूरा किया जाए, क्योंकि इस संबंध में महोदय कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी उन बस्ती वासियों को चुनाव के दौरान ये वादा किया था। माननीय विधायक श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन जी भी वहां गई थी और उन्होंने मालिकाना हक देने का वादा किया था जब उनकी झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बन जाएगी। तो मैं मंत्री जी से यही आग्रह करती हूँ कि वो जल्दी से जल्दी इस पर कानून बनाकर जो है मालिकाना हक देने का वादा पूर्ण करें महोदय। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का 86 बस्ती को लेकर के जो
मामला इन्होंने ध्यान आकर्षण के माध्यम से लाया है। बहुत बार सदन में ये मामला आया है और माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास जी उसी क्षेत्र से पहले मुख्यमंत्री भी रहे हैं और इस संबंध अब आपको ये बताते हैं कि क्या जेएसएससी सीजीएल पर 26 तारीख को अंतिम निर्णय ही आ जाएगा। यहाँ पर दो स्थितियों को समझिए, नई नई चीजें सामने आ रही हैं, लेकिन 26 तारीख को जो स्टूडेंट्स की ओर से जो केस लड़ रहे हैं वकील साहब, वो वहां पर तर्क देंगे कि जो फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के साथ अगर सीआईडी की रिपोर्ट का कोई कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है तो पहली बिंदु ये है। दूसरा बिंदु है कि सरकार ये बोलेगी कि चूंकि उन्होंने तो कई बार बोला कि आप सामने आइए, हमें तथ्य दीजिए, हम इस पर जांच करेंगे, तो उस समय में लोगों ने नहीं दिया और नई वीडियो आ रही है। सरकार ये बताएगी कि हमने अखबार में विज्ञापन निकाला था, हमने हेल्पलाइन नंबर जारी किया था, हमने लोगों से बोला था और बार बार बोला था कि आप ला करके दीजिए, हम जांच करके बताएंगे सही कि गलत है। लेकिन जो स्टूडेंट की ओर से केस लड़ रहे हैं अधिवक्ता, वो जरूर से वहां पर बोलेंगे कि चूंकि उनको सीआईडी पर उतना भरोसा नहीं है जितना सीबीआई पर है, इसलिए सीबीआई की ओर में केस को दिया जाए। और यहां पर कॉन्ट्राडिक्शन के लिए जो अगर फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट में जो तथ्य दिए गए हैं अगर वो तथ्य सही प्रतीत होगा तो हो सकता है कि कोर्ट सीबीआई की ओर में इस मैटर को मूव कर दे और उसी दिन कोर्ट बोल देगी कि ठीक है, हम इस पर सीबीआई की जांच बोल देते हैं। लेकिन अगर अधिवक्ता के माध्यम से ये कन्विंस नहीं किया जाएगा कि जो कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, ये कॉन्ट्राडिक्शन में ये पता चल रहा है कि सरकार की जो जांच है उस पर हम संतुष्टि नहीं है। अब ये कोर्ट को आपको मतलब माननीय उच्च न्यायालय को ये भरोसा दिलाना होगा कि सीआईडी की जांच से आप संतुष्ट नहीं है, तो क्यों नहीं है, इसके लिए आपको तथ्य और क्लू बताना पड़ेगा, क्योंकि सीआईडी को भी बहुत वक्त मिला है जांच रिपोर्ट जमा करने के लिए। तो अगर सीआईडी ने जो जांच रिपोर्ट जमा किया होगा उसकी तथ्यों की पड़ताल की गई होगी और उसी पड़ताल के आधार पर कोर्ट निर्णय दे देगी। तो यहाँ पर दो ही महत्वपूर्ण मसला हो जाता है। पहला मसला ये हो जाता है कि जो कोर्ट है क्या वो कन्विंस्ड हो रही है पूरी चीजों से, और जो सबसे ताजा वीडियो आया जिसमें बार बार जिक्र कर रहे हैं कि वो मोबाइल है कहाँ, जिस मोबाइल में पहला बार जो एक एएसओ पदाधिकारी ने दावा किया कि वो मोबाइल उनके पास है और वो मोबाइल क्या सीआईडी के पास जमा हो गया है या कोर्ट में देखिए शपथ पत्र दे करके जमा किया जाता है। आप ऐसे नहीं कहीं पर बोल सकते हैं सिर्फ आकर के कि हमारे पास क्लू है और हम तो दिए नहीं थे। अगर उन्होंने जो सक्षम पदाधिकारी को दिया था तो उन्होंने फिर उसके बाद क्या एक्शन लिया, उनके पास जो ये क्वेश्चन पेपर आया वो किस माध्यम से आया, वो कौन सा नंबर था, टेलीग्राम में आया तो किसने भेजा, वही कहीं तो इसका जड़ होगा। अगर एक एसओ पदाधिकारी के पास में आया है तो ये कहाँ से लीक हुआ, उसके पहले कहाँ से आया, तो जड़ तक पहुंच जाएंगे और इसके लिए ही जो अधिवक्ता होंगे वो बोलेंगे कि इस पर पूरी जांच की जाए। और यहाँ पर एएसओ पदाधिकारी को सामने आकर के भी ये बताना होगा, और उन्होंने जो दावा किया है कि वो एक डीएसपी को दे दिए थे, वो डीएसपी के मोबाइल पर जो उन्होंने भेजा था उसका रिकॉर्ड होना चाहिए, उसमें अगर सीन का टिक हुआ है तो उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। और उसके बाद तब वो डीएसपी महोदय से भी पूछा जाएगा कि जब आपको ये मिला फिर आपने क्या किया, इस पर आपने क्यों नहीं एफआईआर किया। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो अभी भी मतलब बैग में रखा हुआ है, बैग से बाहर नहीं निकला है। तो ये पर दोनों साइड से आप सोचिए, अगर कोर्ट को कन्विंस करने में ये लगता है कि नहीं वास्तव में जो चीजें बोली जा रही हैं सही हैं, अस्पष्टता के तौर पर है, तो हमें लगता है कि इसका फायदा मिलेगा जो स्टूडेंट के साइड में है। अगर कन्विंस नहीं हुए जज महोदय, अगर उनको लगा कि नहीं इसमें कोई दम नहीं है तर्क में कि कोई सोशल मीडिया में आकर के बोला लेकिन उस पर आगे नहीं बढ़ा, मतलब उसके उन्होंने सीआईडी को दिया नहीं, क्योंकि हमने ये चीज को पहले भी हम अपने विश्लेषण में बताए हैं कि कोर्ट तथ्यों पर चलता है। कोर्ट को ये बताना जरूरी, चूंकि वो एक नियमावली से बंधा हुआ है और उस नियमावली के तहत जो काम हो रहा है
उसको देखता है, ना कि हम कुछ दावा कर दे यूट्यूब में कि अगर हमने भी कुछ बोलना है तो शपथ पत्र के माध्यम से बोलना है। सिर्फ ऐसे बोलने से नहीं होगा। ऐसे तो मान लीजिए कि 1000 लोग आकर के कुछ भी बोलेंगे, उससे ज्यादा जरूरी होता है कि आप कन्विंस करके सही प्लेटफॉर्म पर अपनी अगर आप आवाज उठाए हैं तो हमें लग रहा है कि इस पर चीजें सहूलियत के साथ में हो जाएंगी। तो 26 मार्च को सब कुछ डिपेंड करता है कोर्ट के कन्विंसिंग होने पर कि वो क्या निर्णय लेगा। पुलिस नियमावली को लेकर के गजट में सारी चीजें प्रकाशित हो गई। मैंने जो रूल होता है कि कैबिनेट ने पारित किया, बातचीत हुआ सदन में, और उसके बाद गजट में प्रकाशित होने का मतलब है कि जो रनिंग की जो प्रक्रिया थी जिसमें टाइमिंग घटाया गया और जो मतलब दौड़ की जो पहले किलोमीटर ज्यादा होता था उसको कम किया गया, तो वो दोनों चीज अब लागू हो गया है। महिलाओं के लिए पुरुषों के लिए अलग अलग है, वो लागू हो गया है। चूंकि पूर्व